तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मुस्कान वाले केस में बहुत अजीब और गरीब अपडेट आई है और इसके बारे में अभी आपको मैं बड़ा डिटेल में बताऊंगा और कहानी में क्या कुछ आगे हुआ उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक दूसरी कहानी आप सुनिए और इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या है आपको भी बीच में बता दूंगा। पहले आप कहानी सुन लीजिए। सहारनपुर में एक थाना लगता है गंगोह और इसी थाना क्षेत्र में एक गाँव है सांगाथेड़ा। इसी सांगाथेड़ा गांव में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के जो मुखिया थे उनका नाम था योगेश। योगेश की पत्नी थी, 3 बच्चे थे। योगेश पॉलिटिकल तौर पे बीजेपी से संबंध रखते थे। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और जाहिर सी बात है अगर कोई सत्ता और पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो पार्टी और वो सत्ता मौजूदा हालत में केंद्र और राज्य में राज कर रही हो तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली और पॉलिटिकली तौर पे उस आदमी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। आस पड़ोस में अगर कोई बात विवाद भी हुआ तो निपट लेगा, चूँकि भाई राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार और ठीक ठाक नाम इस आदमी का। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, लव लाइफ भी बढ़िया चल रही थी, यानी फैमिली वाली, बच्चों से प्यार, पत्नी से प्यार, तमाम चीज़ें बढ़िया। लेकिन अभी कल की बात है, अचानक से इसी सांगाथेड़ा गाँव में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज जाती है। जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है तमाम लोग परेशान। पहले 1 फायर, फिर 2 फायर, फिर 3 फायर, फिर 4 फायर। रिवॉल्वर थी, उसमें जितनी गोलियां थी शायद उसको खाली कर दी गई थी। अब आसपास के लोगों ने जैसे गोली की आवाज़ सुनी फौरन देखा कहाँ से आ रही तो पता चला कि योगेश के घर के सामने से। आसपास के लोग हिम्मत करके योगेश के घर के सामने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि परिवार के जितने सदस्य सबको ही गोली मारी गई थी। इसके बाद फौरन लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं और आगे आने के बाद सबसे पहले जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद कुछ चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहली चीज़ ये पता चली कि जिनको गोली लगी थी उनमें से 3 मासूम बच्चे थे और 1 महिला थी। इनमें से अफसोसनाक बात ये थी कि 2 बच्चों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी, यानी जिस टाइम उनको गोली लगी थी उसी टाइम उनकी मौत हो गई थी। तीसरे बच्चे की मौत हॉस्पिटल जाते टाइम हो गई थी और जो महिला थी यानी योगेश की धर्मपत्नी, उसको भी गोली लगी है और उसकी हालत बड़ी गंभीर है। तो फिर गोली चलाई किसने? तो पता चला कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं, योगेश ही है। वो योगेश जो इस टाइम बिल्कुल वेल सेटल्ड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना ही पॉलिटिकल तौर पे, ना ही पुलिस के द्वारा, ना ही अड़ोसी पड़ोसी से कोई झगड़ा, ना ही बिजनेस में कोई नुकसान। लेकिन उसके बावजूद योगेश के हाथों से 3 कत्ल हो गया। लोग परेशान थे, जानना चाह रहे थे कि आखिर योगेश ने ऐसा क्यों किया। तो फिर शुरुआत में तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ी और कुछ लोगों से पूछा गया तो एक पड़ोसी ने बताया कि जो योगेश थे पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान थे, चिंचिनाए हुए थे, यानी उनके अंदर चिंचिनाहट थी, लोगों को देख के नाराज़ हो जाते और इससे पहले उनका वो नेचर नहीं था। अब पता किया गया भाई ऐसा क्यों हुआ। तब कुछ लोगों ने दबे कुचले स्वर में एक लाइन बोली कि इनकी जो पत्नी थी उनका कैरेक्टर कुछ गड़बड़ था और योगेश को अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे डाउट था। इसी बात को लेके आए दिन वाद विवाद होता था और वाद विवाद होने के बाद उस दिन कुछ ज़्यादा ही मामला गर्म हुआ होगा और फिर योगेश ने सबको मार दिया। अपने 3 बच्चों को गोली मार दी, अपनी पत्नी को गोली मार दी और गोली मारने के बाद खामोश खड़े हो गए। ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में जितने दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ, जितने दिन से आपको क्राइम की कहानियाँ सुना रहा हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से लगभग 900 वीडियो हो गए तो 2.5 साल 3 साल होने जा रहे हैं। तो 2.5 साल 3 साल और किसी दिन मैंने नागा नहीं लिया, छुट्टी नहीं ली। अभी बीच में कुछ दिन डिस्टर्ब हुआ था, बाकी चीज़ें आपको बहुत टाइम से मैंने पहुँचाई है। तो मैंने देखा है कि पूरे क्राइम को अगर आप हटा दीजिए तो अपने भारत में 60% क्राइम इसी चक्कर में हो रहे हैं। जर और ज़मीन तो पीछे छूट गई, लेकिन जोरू के चक्कर में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं और ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। और योगेश जो कि एक वेल सेटल्ड था, वो भी सोचिए कि अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर डाउट करके 4 कत्ल कर बैठा, 3 बच्चों को मार दिया और अपनी पत्नी को। खैर एक बड़ी अजीब अपडेट थी और ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, पहले अब आप मुस्कान की कहानी सुन लीजिए। मुस्कान ने कत्ल किया
अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलके किया। उसके बाद इस केस का खुलासा हुआ, ये लोग पकड़े गए। हालांकि इनकी प्लानिंग थी कि ये कभी पकड़े ना जाएं, लेकिन कहीं से पुलिस को सूचना मिल गई। अब ये कहीं क्यों बोल रहा है, इसके बारे में भी बड़े अटपटे तर्क हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो कहीं से पुलिस को सूचना मिल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस वाले आते हैं, उसके बाद घर में जांच पड़ताल करते हैं। उनको एक कंक्रीट का बॉक्स मिलता है, सीमेंट से भरा हुआ। उससे बदबू आ रही थी और कुछ था नहीं। तो कंक्रीट के अंदर से बदबू कैसे, यही पुलिस वालों को जानना था। तो उन्होंने फिर उस कंक्रीट को अपने कब्जे में लिया। एक नीले रंग के ड्रम में वो कंक्रीट भरा हुआ था। उस कंक्रीट को लेके ये लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उसको जैसे तैसे करके तोड़ा गया और तोड़ने के बाद अंदर से 4 टुकड़ों में डेड बॉडी मिली। 4 टुकड़ों में डेड बॉडी मिली। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके बाद टुकड़ों में काटा गया और कत्ल करने का तरीका भी बड़ा अजीब था कि सीने पे स्ट्रेट 90 अंश पे, यानी ये सीना था तो 90 डिग्री पे चाकू अंदर गया था। आमतौर पे कोई खंजर मारता है तो थोड़ा सा 45 डिग्री का कोण बनता है, यानी नीचे से ऊपर, चूँकि आदमी का एंगल ऐसे बनता है। या फिर अगर ऐसे मारेगा तो फिर ऊपर से नीचे, तो ये भी -45 या फिर 120 135 जो भी आप समझे, उस एंगल पे बनता है। लेकिन स्ट्रेट 90 था। स्ट्रेट 90 होने का मतलब बड़ा अजीब लगा पुलिस वालों को। उन्होंने फिर थोड़ा सा पूछताछ की मुस्कान से, तो पता चला कि मुस्कान ने ऐसे चाकू सीने पे रख के पकड़ा और ऊपर से साहिल ने ऐसे दबा दिया। तो सीधा सीधा चाकू अंदर गया और इस वजह से स्ट्रेट 90 का एंगल बना। खैर, अब कुछ बचा नहीं था। उसके बाद पुलिस मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया और अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद फाइनली अपनी चार्जशीट डालेंगे। चार्जशीट मिलने के बाद फिर इस पूरे केस में सुनवाई शुरू होगी। ये तो हम सभी जानते हैं। साथ ही 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक मुस्कान को और एक साहिल को। तो पुलिस की नज़र में अभी 2 ही लोग गुनहगार हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस की नज़र में 2 गुनहगार हैं, एक साहिल एक मुस्कान, दोनों जेल में हैं, साहिल भी जेल में, मुस्कान भी जेल में, तो फिर इतनी वाद विवाद और इतना माहौल बना क्यों है फैमिली को लेके? इसके बारे में आज आपको कुछ फैक्ट बताता हूं और ये फैक्ट बड़े दावे के साथ हैं। दरअसल मरने वाले सौरभ राजपूत के भाई ने बड़े संगीन आरोप लगाए थे और उसके बारे में कल मैंने आपको बताया भी था। हालांकि एक बार और आपको डिटेल में बता देता हूं। भाई का कहना था कि मेरी जो एक तरह से कहें अनुज बधू, यानी छोटे भाई की पत्नी मुस्कान, वो बड़ी ही गोल्ड डिगर थी, यानी पैसों के पीछे पागल थी। और इस पूरी कहानी में जो माँ है, यानी मुस्कान की माँ कविता रस्तोगी, वो पूरी तरीके से शामिल रहती थी। और साथ ही एक लाइन और बोली कि मेरे भाई ने लगभग 50 से 60 लाख रुपए कमाए और 50 से 60 लाख रुपए जितने भी थे उसको मुस्कान, मुस्कान की माँ और मुस्कान के भाई ने हजम कर लिए। ये आरोप भाई का था। दूसरा आरोप ये था, लोगों ने पूछा, भाई और पत्रकारों ने भी पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, अगर जो मुस्कान की माँ है अगर वो शामिल होती तो फिर उसने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले क्यों किया? इसके बारे में फिर वही बात कि मुस्कान की जो माँ है कविता रस्तोगी, वो सौतेली माँ है और सौतेली माँ होने की वजह से कोई खास प्यार अपनी बिटिया से था नहीं। बिटिया के माध्यम से जितना पैसा लुटवाया जा सकता था लुटवाया गया। बेटी फंस गई तो फंसने के बाद बेटी को बलि का बकरा बना दिया और मुस्कान की जो माँ है कविता रस्तोगी, वो आराम से ऐश कर रही। तीसरा और सबसे अजीब और सबसे संगीन आरोप, अब तक अलग अलग थ्योरीज थी। किसी ने कहा था कि मुस्कान की माँ ने पुलिस को फ़ोन किया, ये बात मुस्कान की माँ भी दावा करती है। इधर कुछ लोगों का कहना था कि भाई ने ही फ़ोन किया था, पुलिस से मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। फिर एक थ्योरी आई कि मज़दूरों ने कुछ बदबू सूंघी थी और उसके बाद फिर पुलिस आई। लेकिन अब एक तीसरी कहानी आई और ये कहानी भी मरने वाले सौरभ राजपूत के भाई जो बबलू है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो मुस्कान की माँ है और मुस्कान के जो फादर है उन्होंने ही मजदूर भेजे थे और यहीं से पूरी कहानी खुली। अब ये आरोप अपने आप में बड़े संगीन है। यानी मुस्कान के जेठ या फिर सौरभ राजपूत के भाई का आरोप है कि मुस्कान की माँ और मुस्कान एक साथ मिलती हैं, मिलने के बाद गेम खेलती हैं, बहुत सारा पैसा
जितना ऐंठा जा सकता है वो तमाम चीज़ें सौरभ राजपूत से ऐंठी। उसके बाद उससे भी ज़्यादा पैसे वाला यानी साहिल जब मिला, चूँकि साहिल के पास फ्लैट व्लैट है, तो फिर रास्ते से हटाने के लिए एक तरीका चुना। तरीका चुनने के बाद फिर मार दिया। और इस पूरे मर्डर में माँ भी शामिल थी और लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला नहीं बना तो फिर बेटिया को फंसा दिया। ये भाई का आरोप था, लेकिन अब माँ ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है और बहुत हद तक कन्विंस भी कर लिया, चूँकि ऐसे ऐसे फैक्ट उन्होंने रखे। सबसे पहला फैक्ट उन्होंने रखा कि इनका आरोप है कि लगभग 60 से 70 लाख रुपए कमाए और वो 60 से 70 लाख रुपए माँ और बेटिया पे खर्च कर दिए। ये आरोप है। अब इस आरोप के जवाब में माँ ने अपना फैक्ट रखा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो सौरभ ने झूठ बोला था, मिस इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। बाद में पता चला एक बेकरी में वो काम करता है। और दूसरी बात, एक बेकरी में काम करने वाला आदमी अगर 6 साल में 60 से 70 लाख रुपए विदेश में जाके कमा ले, एक बेकरी में ही काम करने वाला, तो फिर पूरी दुनिया और ज़्यादा जॉब और या फिर किसी एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे क्यों पड़े? वही काम सब कोई कर लेगा। तीसरी बड़ी बात माँ ने क्या बोली कि अगर 60 से 70 लाख रुपए विदेश से भेजे गए हैं तो तरीका बड़ा सिंपल होगा कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ होगा। ये गांव देहात का मामला तो है नहीं कि भाई 5 लाख तुम हाथ में दे दो, 10 लाख तुम फलाने शख्स से दिलवा दो। तो अगर 60 से 70 लाख रुपए अकाउंट में भेजे गए होंगे तभी आ पाएगा। अमेरिका से, लंदन से आने का कोई चांस तो बनता नहीं है। अब ये बात जब बोली गई तो फिर एक और लाइन माँ ने बोली और फादर ने भी बोली। माँ ने कहा और फादर ने कहा कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो पुलिस वाले हैं, ओपन चैलेंज दे रही हूँ, जाए और जांच पड़ताल कर लें और देख ले कि मेरे अकाउंट और जो दामाद थे सौरभ राजपूत उनके अकाउंट में आज तक कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। पहला और बहुत सॉलिड बात माँ और पिता ने बोला। दूसरा आरोप था कि जो कविता रस्तोगी हैं वो सौतेली माँ हैं। इसके बारे में भी जब पूछा गया, खासकर इंडिया टुडे की टीम गई थी, उन्होंने पूछताछ की। उन्होंने कहा कि आज तक कोई ऐसा प्रूफ है कि मेरी बेटी नहीं, मेरी सगी बेटी। हालांकि मुस्कान ने खुद ये बात पुलिस के सामने बोली थी। ये लाइन मैं आपको बताना भूल गया था। माँ के बारे में मुस्कान ने खुद ये बात बोली थी कि मैं सौतेली हूँ, इसी वजह से माँ मुझे डिफेंड नहीं कर रही। ये बात मुस्कान ने कैमरे के सामने भी बोली थी और पुलिस के सामने भी बोली थी। इस पे माँ का बयान है कि दरअसल वो अपनी मौसी के ज़्यादा करीब थी और हम लोग मजाक में चिढ़ा देते थे कि हम तुम्हारी सौतेली माँ नहीं, असली माँ वही है। इस वजह से नाराज़ होके मेरी बिटिया ने ये लाइन बोल दी होगी। तीसरी बड़ी बात कि मज़दूरों को माँ बाप ने भेजा था। मज़दूरों को कहा था कि जाओ वहाँ पे कुछ ड्रम है। इस पे माँ बाप ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि अगर हमने किसी मज़दूर को भेजा होगा तो वो मज़दूर हमको जानता होगा, हमको देखा होगा, इवन किसी माध्यम से कांटेक्ट हुआ होगा, तो आप उस मज़दूर को पुलिस के सामने लेके जाइए या फिर पुलिस खुद उस मज़दूर को पकड़ने के बाद उससे पूछे और चीज़ों को राउंड अप करके, यानी वो सर्किल जोड़ते जोड़ते, तार जोड़ते जोड़ते ये पता करे कि क्या उस मज़दूर से इन दोनों का कहीं कोई संबंध है। पुलिस जांच पड़ताल करे, अगर कहीं से कोई बात हो तो बताए। ये तमाम बयान, तमाम बॉडी लैंग्वेज, तमाम तरीके इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई तो है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा कि भाई जाओ अब पड़ताल कर लो, कहीं से मेरा कोई एंगल निकले तो बताओ। इधर मुस्कान जब जेल में थी उसकी भी थोड़ी सी एक्टिविटी आप जान लीजिए। मुस्कान, उसका टेस्ट हुआ, नशे की एडिक्टेड पाई गई, बाकायदा जेलर साहब भी बोल रहे हैं। इसके बाद अब नशा तो वहाँ मिलेगा नहीं। खैर अगर साफ शब्दों में कहें तो शुरुआती दौर में तो एकदम नहीं मिलेगा, बाद में अगर सिस्टम अपना बनाए तो बनाए। ऐसे हाल में क्या दिक्कत है कि मुस्कान से पूछा गया कि भाई अब तो मामला आपका कोर्ट में जाएगा और हम चाहे जितना सबूत इकट्ठा कर लें, चाहे जितना सुराग, आखिरी फैसला तो कोर्ट सुनाएगा और जब तक कोर्ट आपको दोषी ना मान ले, आप मुलजिम है, मुजरिम नहीं, तो आप अपना मुकदमा कैसे लड़ेंगे। इस पे मुस्कान का कहना है कि मेरी माँ जो है वो सौतेली माँ है और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेगी, इस वजह से मुझे सरकारी वकील चाहिए। अब संवैधानिक तौर पे मुस्कान कहा कि सरकारी वकील उसको मिले तो मुस्कान को सरकारी वकील मिलेगा। इसके बारे में जब माँ से पूछा गया कि क्या आप अपनी बेटी को डिफेंड नहीं करेंगी, इस पे फिर माँ ने कहा कि उसने
जो काम किया वो डिफेंड करने वाला काम नहीं है। डिफेंड उस चीज़ को किया जाता है, उस काम को किया जाता है जिसमें थोड़ा बहुत चांस हो कि यार अगला गलत है लेकिन इतना नहीं गलत है, हम बचा लेंगे। लेकिन जो गलती मेरी बेटी ने की उसके बाद उसको डिफेंड नहीं किया जाएगा, और फिर से माँ का वही स्टैंड कि मेरी बेटी को सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो एक पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई और जो अभी तक चीज़ें हुई हैं, दो चीज़ें बड़ी साफ है कि एक आदमी मर गया, उसकी हत्या हो गई, पहले पूरे परिवार ने ठुकरा दिया, जिंदगी से लात मार के निकाला। एक लड़की के चक्कर में उसने अपने परिवार को छोड़ा, हालांकि परिवार को क्या छोड़ा, परिवार ने भी छोड़ दिया। उसके बाद वही लड़की कत्ल करती है। सौरभ राजपूत मर गया, मारा गया, टुकड़ों में काटा गया। उसकी लाश को 15 से 20 दिनों तक अंतिम संस्कार के लिए अग्नि तक नसीब नहीं हुई। उसके धर्म के हिसाब से कोई भी ऐसा काम उस टाइम नहीं हुआ कि शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। आज सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि जो 15 से 16 लाख या फिर 50 से 60 लाख व्हाटएवर जितना भी अमाउंट था, वो अमाउंट सौरभ ने कमाया तो उसका उपयोग किसने कर लिया, यानी सौरभ के पैसे पे ऐश किया कौन। आज सबसे बड़ा टॉपिक ये है। सौरभ शायद एक ऐसा बदनसीब, न जाने कौन से जन्म का उसका पाप था कि उसके सामने आया। एक ऐसा बदनसीब बेचारा कि मरने के बाद भी बस पैसे का हिसाब हो रहा। कोई भी ऐसा नहीं, आप किसी का बयान देख लीजिए, चाहे मृतक पक्ष हो चाहे मुस्कान का पक्ष हो, आंखों में आंसू नहीं है। मेरा भाई गया, मेरा बाप गया, मेरा बेटा गया, व्हाटएवर, उसके पैसे पे वो ऐश करता था, ये इधर की बात है। और उसने इतने पैसे ही नहीं कमाए थे, उधर की बात है। किसी के मन में अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि एक न्याय की बात हो कि मेरा भाई बड़ा अच्छा था, नेचर वाइज बड़ा अच्छा था। भाई से सवाल पूछा गया कि कौन सा जॉब वो करता था, भाई ने कहा मुझे नहीं पता। इधर मुस्कान की माँ से पूछा गया कि क्या मर्चेंट नेवी में था, उसने कहा कि नहीं, मर्चेंट नेवी में नहीं था और वो उतना कमाता भी नहीं था, उसकी क्वालिफिकेशन भी उतनी कमाने लायक नहीं थी। घूम फिरा के तमाम चीज़ें, तमाम बातें बस पैसे पे। और शायद ये हमारे देश, हमारी दुनिया का इतना दुखद चेहरा है कि सोचता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है यार कि क्या अगर फ्यूचर में मेरे साथ इन केस ऐसा हो जाए तो क्या ये हिसाब हमेशा ये लगाया जाएगा, आप लोग लगाएंगे, मैं भी शायद किसी और चैनल पे आप मेरी कहानी सुने तो क्या हिसाब यही लगाया जाएगा कि 1,83,000 सब्सक्राइबर थे, 1,70,000 67,000 व्हाटएवर जो भी अमाउंट उस टाइम तक रहे, इतने सब्सक्राइबर थे, इतने हज़ार व्यूज जाते थे, तो इतना कमाता था, तो इस पैसे को किसने यूज कर लिया। क्या बस मेरी पहचान यहीं तक रह जाएगी। ये एक मर्द के लिए, एक पुरुष के लिए, एक लड़के के लिए सबसे दुख भरी बात होगी कि जीते जी तो बस पैसा, बस पैसा, बस पैसा हुआ, मरने के बाद भी बस पैसा हुआ, और किसी के मन में उस व्यक्ति के लिए कोई संवेदना नहीं है। लोग भटक रहे हैं किस चक्कर में। कमेंट्स आप अगर चेक करें तो सौरभ से ज़्यादा बातें मुस्कान की होती है कि साहिल में इसने क्या देखा। साहिल के बारे में बात होती एक तंत्र मंत्र है, लेकिन सौरभ के दर्द के बारे में कौन सोचेगा कि लास्ट मोमेंट तक उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके वो मरने आया था इस देश में, उसको मार दिया गया। कौन सा इंसाफ होगा, कोर्ट कचहरी क्या करेगी। आज मीडिया के कैमरे गर्म हैं तो हम सब जानते हैं, बाकी ठंडे बस्ते में कैसे मामला जाएगा इसका एग्जाम्पल देखना। आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस देख सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का केस देख सकते हैं, अतुल सुभाष का केस देख सकते हैं, एक को सज़ा नहीं हुई। मानव शर्मा का आप केस देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। और ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, न्याय व्यवस्था में डिले तो होगा ही, चूँकि जज साहब के बंगले में करोड़ों रुपए मिलते हैं तो गिनने में भी टाइम लगता है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी कहानियों के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। और आमतौर पे मैं किसी कहानी को फॉलो नहीं करता ज़्यादा 1-2 दिन तक, लेकिन इस कहानी में इतने उलटफेर हैं कि बात करने का मन होता आपके सामने। नहीं तो मैं किससे करूं, क्या क्राइम की बातें आसपास के लोगों से नहीं कर सकता। शायद वो क्राइम में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनके पास 20 काम होंगे, लेकिन आप क्राइम देखते हैं, आप सुनते हैं, तो आपसे बोलता हूँ। खैर, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।